Hi everyone. I hope everyone is doing well. इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम कंसिडरेशन को समझेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं चाहती हूँ कि आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए ताकि एल्गोरिदम को समझ में आए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आपके सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाना है. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंसिडरेशन को समझना. जब हमने पिछला वीडियो देखा था, जो समझा था, वो हमने जो टॉपिक समझा था वो था सप्लाई का. करेक्ट. सप्लाई में हमने एक चीज देखी थी कि सप्लाई बनता है ए प्लस बी प्लस सी से. ए मतलब एक्टिविटी. एक्टिविटी मतलब क्या, जो हमने फॉर्म्स ऑफ सप्लाई पढ़े थे, जैसे सेल हो गया, ट्रांसफर हो गया, बार्टर हो गया, राइट, लाइसेंस, रेंटल, सारी चीजें जो भी हमने समझी थी वो एक्टिविटी का पार्ट होती है. फिर होता है बिजनेस पर्पस के लिए. और थर्ड होता है कंसिडरेशन, जो कि आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे. देखिए, कंसिडरेशन जब हम बोलते हैं तो हमें नॉर्मली ये समझ में आता है कि कुछ पेमेंट किया है. करेक्ट बात है. अब ये पेमेंट कैसे हुआ होगा, हमने हम तो ये जानते हैं कि हर वक्त जब भी पेमेंट की बात की जाती है तो मनी के साथ साथ इन काइंड की भी बात की जाती है. करेक्ट. इन काइंड का मतलब सिंपल है, बार्टर या एक्सचेंज, जो हमने पिछले वीडियो में समझा था. मतलब आप पैसे ना देते हुए कोई और चीज दे रहे हो, इन काइंड पेमेंट कर रहे हो. करेक्ट. कंसिडरेशन में दो इम्पोर्टेंट चीजें और है जो इंक्लूडेड होती है, वो है एक्ट और फॉरबेरेंस टू एक्ट. एक्ट मतलब कि आप कुछ करके दे रहे हो, और फॉरबेरेंस टू एक्ट मतलब आपने ये कहा है कि हम इसके बदले में ये काम नहीं करेंगे. ठीक है. ये चीज हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझेंगे. बट एक स्लाइड चीज अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं कि सपोज कीजिए मैंने आपको कोई गुड्स या सर्विसेज दिए और आप मुझे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि इन गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट में मैं आपके एरिया में आपके ही बिजनेस की कोई शॉप नहीं खोलूंगी या नहीं खोलूंगा. तो ये नॉन कम्पीट फीस की तरह हम इसे ट्रीट कर सकते हैं. मतलब फॉरबेरेंस टू एक्ट, पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में मैंने एक्ट करने की बात की है या फिर फॉरबेरेंस टू एक्ट करने की बात की है. ठीक है. तो ये भी कंसिडरेशन का पार्ट होता है. मतलब आप चाहें तो इसे एक नॉर्मल पर्सन है, क्लेमैन, सोचेगा कि इस पर तो जीएसटी लगना नहीं चाहिए क्योंकि पैसे का तो कोई लेन देन हुआ नहीं है. बट गवर्नमेंट की सोच बहुत ऊपर, बहुत आगे तक सोचती है गवर्नमेंट कि कहाँ कहाँ लूपहोल्स लोग सोच सकते हैं टू अवॉइड टैक्सेशन. इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्ट और फॉरबेरेंस टू एक्ट को भी कंसिडरेशन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है. ओके. चलिए हम और आगे बढ़ते हैं. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि ए ने बी को कुछ गुड्स या सर्विसेज सेल की है. फॉर आवर एग्जांपल हम ले लेते हैं ए ने बी को कुछ पाइप सेल किए हैं. ओके. और उसके अगेंस्ट में बी ए को मनी दे रहा है. अब मैंने ध्यान से देखिए लिखा है ₹/$. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसी दोनों इंक्लूडेड है मनी की डेफिनेशन में. कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर डॉलर में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमारा दिमाग ऐसा कहने लगता है कि शायद इस पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि हो सकता है कि ये बाहर का ट्रांजैक्शन है. बट ऐसा नहीं है. इसे और डिटेल में समझने के लिए हम प्लेस ऑफ सप्लाई नाम के चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे कि कब
फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है, मतलब आउटसाइड इंडिया का कोई ट्रांजैक्शन है, तो भी उस पर हम जीएसटी लगा सकते हैं। ऐसे कौन से सिनेरियोज है वो हम प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, चलिए, ये बेसिक सी चीज थी जो मुझे कंसिडरेशन के ऊपर एक्सप्लेन करनी थी। अब देखिए, जीएसटी जो है, आपको ध्यान रखना होगा कि इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिस्टम। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए, कंजम्पशन बेस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी वापस से एक बार बोलती हूँ कि क्या होता है। कि सपोज कीजिए कि दो स्टेट्स है जिनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ए मध्य प्रदेश का है, बी उत्तर प्रदेश का है। आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है। ए ने बी को गुड्स बेचे। अब ये जो गुड्स बेचे हैं, ये कंज्यूम कौन से स्टेट में हो रहे हैं? यूपी में हो रहे हैं, राइट? तो अकॉर्डिंगली यूपी में इसका, यूपी गवर्नमेंट को इसका शेयर मिलना चाहिए। अब इस शेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये चीज तो मालूम होनी चाहिए ना कि अमाउंट क्या है। ठीक है, तो ये अमाउंट के लिए ही कंसिडरेशन का समझना हमें जरूरी है। सो कंसिडरेशन इज अ यार्डस्टिक टू आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम्ड। ठीक है, अभी जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं तो तीन कंडीशंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये तीन चीजें होंगी तो कंसिडरेशन हम उसे कहेंगे। पहला, कनेक्शन होना चाहिए। गुड्स और सर्विसेज जो हम सप्लाई कर रहे हैं और जो कंसिडरेशन हमें मिल रहा है, उन दोनों इवेंट्स में कनेक्शन या डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, तभी हम उसे कंसिडरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सप्लाई कहेंगे। दैट मीन्स जीएसटी के का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, कमर्शियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ठीक है, रेसिप्रोसिटी होती है, दैट इज क्विड प्रो क्यो, एक हाथ दे एक हाथ ले। ये दोनों पॉइंट्स काफी सिमिलर है, आप उसे क्लब करके भी समझ सकते हैं क्योंकि एज सच इसे डिफाइन करने के लिए कहीं नहीं आएगा आपको एग्जाम में, ये आपको क्लैरिटी देने के लिए है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, मतलब उसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सके ऐसा। जैसे कि अगर एक्ट और फॉरबियरेंस टू एक्ट अगर है तो उसका हमारे पास में मॉनेटरी वैल्यू होगा, तभी हम उसे कंसिडरेशन में काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए, एक छोटी सी बात ये भी कहनी थी कि बहुत बार बच्चों को एक डाउट आ सकता है, वैसे इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है बट अगर आए तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मनी जो है लीगल टेंडर की बात हो रही है। मतलब अगर कोई आउटडेटेड चेक है या आउटडेटेड करेंसी है, मतलब शिवाजी महाराज के टाइम का कोई करेंसी लोगों के पास में एज अ कलेक्शन आपने रखा है, तो क्या वो मनी है? जी नहीं, तो वो क्या है? वो गुड्स है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मनी और सिक्योरिटी प्राइमा फेसी जो है जीएसटी एक्ट में ना ही गुड्स कंसिडर किया जाता है ना ही सर्विस। बट अगर मनी जो है वो उसके न्यूमिस्मैटिक वैल्यू के लिए रखा हुआ है, मतलब एक हेरिटेज के तौर पे, या फिर हम इसे कहते हैं ना जो कलेक्शन की जाती है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस जो होते हैं, उनको हम एज अ गुड्स ट्रीट करेंगे क्योंकि वो लीगल टेंडर आज की डेट में नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो पॉइंट्स है
जो कि रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि कंसिडरेशन की जब भी बात की जाएगी इन दो पॉइंट्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या पॉइंट है कि लॉ ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि किसी ट्रांजैक्शन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी मिलती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई सब्सिडी मिलती है तो उस सब्सिडी को हम कंसिडरेशन से एक्सक्लूड करेंगे। लॉजिक बीइंग सेम कि गवर्नमेंट ने कंसिडरेशन दिया है और उस पे ही हम वापस से जीएसटी लगा के पे करें तो इसका कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की दी हुई सब्सिडी को कंसिडरेशन में से हटा दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट एक प्रोवाइजो है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सपोज कीजिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है, इनिशियली सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को क्या हम डायरेक्टली कंसिडरेशन मानेंगे? सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए ने बी को एक कमर्शियल शॉप दी है रेंट पे, उसके लिए ए ने बी से 3 महीने का एडवांस में सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर रखा हुआ है और मंथली वो जो रेंटल पेमेंट होता है वो तो होता ही है, जो पेमेंट है। अब जो मंथली रेंटल पेमेंट हो रहा है ये आपका पार्ट ऑफ कंसिडरेशन होगा, करेक्ट। क्वेश्चन ये है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 महीने का एडवांस, लाइक इट्स एडवांस, जो डिपॉजिट दिया हुआ है ए को, क्या उसे हम कंसिडरेशन मानेंगे? देखो इसका लॉजिक बड़ा ही क्लियर है, सिंपल है कि डिपॉजिट्स के केस में जब तक उस डिपॉजिट को अप्लाई नहीं किया गया है एज सप्लाई, मतलब अगर हमारे एग्जाम्पल में अगर मैं ये कहूं कि कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी के बीच में जो रेंटल एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये लिखा गया था कि बी को 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा प्रेमाइस छोड़ने से पहले, बट बी ने प्रेमाइस 1 महीना नोटिस सर्व करके छोड़ दिया, तो लीगली जो ए है वो 2 महीने का जो रेंट है उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट से क्लेम कर सकता है। और जब वो ये क्लेम करेगा, जब वो इसे अप्लाई करेगा, द वर्ड इज अप्लाई, तब हम उसे एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। ठीक बात है, ठीक है। इस पे अगर कोई डाउट्स होंगे तो इसे और डीप में मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाली हूं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एक और चीज है, मैंने कहा ए और बी, तो बी हमारा यहाँ पर रेसिपिएंट हुआ, ओके। अब बी मेरा रेसिपिएंट है तो क्या जरूरी है कि हमेशा बी ही पेमेंट करेगा? ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई उसके लिए पेमेंट कर दे, थर्ड पार्टी बी के लिए पेमेंट कर दे, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा रेसिपिएंट ही पे करेगा, थर्ड पार्टी भी रेसिपिएंट के लिए पेमेंट कर सकती है और वो कंसिडरेशन का पार्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ड्राफ्ट किया है, सिंपली आप समझिए। पहला वाला है आपका कंसिडरेशन का टाइप है कैश, जहां पे कंज्यूमर आपको पे कर रहा है 500 रुपए फॉर मील, तो 500 रुपए आपका कंसिडरेशन हो गया। फिर डिजिटल पेमेंट, जैसे कि गूगल पे से ट्रांसफर किया है 1000 रुपए कुर्ता खरीदने के लिए, तो 1000 रुपए भी आपका कंसिडरेशन हो गया, ठीक।
काइंड, अब काइंड क्या होता है? देखो, काइंड होता है जहां पर डॉक्टर कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा है उसके उसके पेशेंट को, और पेशेंट कैश देने की बजाय वेजिटेबल्स डॉक्टर को दे दे रहा है। तो डॉक्टर ने कंसल्टेशन प्रोवाइड की, पेशेंट ने सब्जियां दी, तो ये क्या हुआ? ये ट्रांजैक्शन इन काइंड, कंसिडरेशन इन काइंड। तो ये भी पार्ट होगा आपका कंसिडरेशन का। फोर्थ पे आते हैं जहां थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। सपोज कीजिए ए इज योर सप्लायर, बी इज योर रेसिपिएंट, और सी जो है वो बी की पेरेंट कंपनी है। तो ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह का है कि ए ने बी को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की, और उसका पेमेंट जो है बी की पेरेंट कंपनी कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ बी। इस तरह की गोल गोल ट्रांजैक्शंस यूजुअली कंपनीज करती है इन ऑर्डर टू इवेड टैक्सेस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस लूप होल को मिटाने के लिए इट वाज इम्पोर्टेंट कि इस ट्रांजैक्शन को भी कंसिडर किया जाए, और सी जो बी के बिहाफ में पेमेंट करेगा वो भी आपका कंसिडरेशन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। ओके, ठीक है। अब एक्ट की बात करते हैं। An actor promotes a brand in his film for ₹1 crore। यहाँ पे एक्ट क्या है? प्रमोशन का एक्ट है। तो कंसिडरेशन फॉर ब्रांड्स पेमेंट टू द एक्टर। ब्रांड ने आपको पैसे दिए, उसके लिए आपने क्या किए करके दिया है? वो है आपका एक्ट। ये एक्ट भी कंसिडरेशन का पार्ट होगा। फॉरबेरेंस, फॉरबेरेंस मतलब कि कोई कंपनी है किसी कॉम्पिटिटर को 50 लाख दे रही है और बोल रही है कि हमारी एंटिटी में तुम सिमिलर बिजनेस ओपन ना करना, राइट? तो ये जो है फॉरबेरेंस का जो एक्ट है वो भी कंसिडरेशन है पेमेंट का। ओके, सेवेंथ पॉइंट पे आते हैं। सेवेंथ पॉइंट है आपका डिपॉजिट का। ये कंडीशनल होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट कंसिडरेशन व्हेन गिवन, इट बिकम्स कंसिडरेशन ओनली व्हेन इट इज अप्लाइड अगेंस्ट सप्लाई। ये बड़े अच्छे से मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, तो और बताने की इसमें जरूरत नहीं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट सब्सिडी इज नॉट कंसिडरेशन। इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि कोई फर्टिलाइजर कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है जो कि फार्मर को फर्टिलाइजर सप्लाई करती है। अब बेसिकली उस फर्टिलाइजर का जो कॉस्ट है वो है 700, बट फार्मर से वो लेते हैं 500, और गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है वो है 200। तो कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? कंसिडरेशन माना जाएगा 500 ओनली। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी 500 एंड नॉट 700। सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी या स्टेट सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है उसे हम कंसिडरेशन का पार्ट नहीं मानेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट का। ए ने बी को रेंट दिया तो वो टैक्सेबल है। कमर्शियल शॉप का फिर 3 महीने का रेंट जो है डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है। द वर्ड विच इज इम्पोर्टेंट हियर वो है रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल है तो बात अलग होगी, तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसे सप्लाई कंसिडर कर लेंगे एज इन व्हेन उस डिपॉजिट को लिया गया है। पर ये रिफंडेबल अगर सिक्योरिटी होगी तो वो नॉन टैक्सेबल होगी। यहाँ पे वही एग्जाम्पल है कि ए ने बी को जो सप्लाई किया है, रेंटल सर्विसेज जो दी है, अब बी ने क्या किया है, बिना नोटिस के छोड़ दिया है प्रेमाइस, तो ए जो है अप्लाई करेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट द रेंट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, और अकॉर्डिंगली वो जीएसटी अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर एडवांस रेंट एडजस्टेड फ्रॉम डे वन, मतलब क्या है कि आपने
एडवांस में रेंट लिया है तो क्या इसे सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे ट्रीटमेंट मिलेगा? नहीं। एडवांस में रेंट लिया है तो इमीडिएटली उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा अंडर जीएसटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं और इन डेप्थ नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी। छोटा सा एक 5 मिनट का वीडियो और कर लेंगे इसके ऊपर ताकि कोई डाउट की गुंजाइश ना रहे। ओके, चलिए अब कुछ 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं जिसके ऊपर मुझे थोड़ी सी बात करनी है। कंसिडरेशन टॉपिक के अंदर ही ये एग्जाम्पल्स आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अभी डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब इसमें ये देखना होगा कि क्विड प्रो क्यो है कि नहीं। इस क्विड प्रो क्यो के बारे में कुछ जो लीगल टर्म्स है ना, मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शन नाम होते हैं, लैटिन वर्ड्स होते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सिंपली समझे कि एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि नहीं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। देखिए यहाँ पे श्रीमती दुर्गा देवी है जिन्होंने एक मंदिर में 5 लाख रुपए अपने पिताजी के मेमोरी में डोनेट किए हैं, फादर के मेमोरी में किए हैं, तो यहाँ पे कोई भी कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, प्योर चैरिटेबल एक्टिविटी है। तो मुझे बताइए यहाँ पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं? यहाँ पे इसे कंसिडरेशन का पार्ट माना जाना चाहिए या नहीं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्विड प्रो क्यो नहीं है। वहीं पर अगर HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर 1 करोड़ का डोनेशन करती है किसी स्कूल में और वो बोलती है कि आपको स्कूल के गेट के सामने एक बड़ा सा बैनर लगाना है और वहां पे लिखना है कि सपोर्टेड बाय HUL, तो क्या ये एडवर्टाइजमेंट हुआ? हाँ। क्या ऐसे हम डोनेशन कंसिडर करेंगे? नहीं। इसका जो क्विड प्रो क्यो वाला पार्ट है वो यहाँ पर देखने जैसी बात है कि यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस आ जाएगा, तो हम इसे एज अ कंसिडर जो 1 करोड़ है वो डोनेशन ना होके एडवर्टाइजमेंट करने का कंसिडरेशन माना जाएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आर्ट गैलरी एग्जीबिशन। देखिए राधा एक पर्सन है जो कि 10 पेंटिंग्स किसी आर्ट गैलरी या एग्जीबिशन गैलरी को देती है फॉर एग्जिबिटिंग, करेक्ट। अब यहाँ पर एग्जिबिटर जो है, एग्जीबिशन करने वाली जो गैलरी है, ये पेंटिंग्स अपने यहाँ एग्जिबिट करने के लिए कोई पैसे नहीं दे रही। ध्यान से सुनना, यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या है उस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा तो ही आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। देखो सेल होने के बाद क्या होता है उसकी बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं कि अगर राधा पेंटिंग्स को दे रही है एग्जीबिशन के लिए, तो एग्जीबिशन वाली के लिए क्या वो बाय कर रही है? नहीं कर रही है एग्जीबिशन गैलरी। बट जब वो पेंटिंग्स एक्चुअली में सेल होगी तो एग्जीबिशन गैलरी क्या करती है, उस सेल वैल्यू में से एक कट अपने पास रखती है और बचा हुआ राधा को दे देगी, तब की बात अलग होगी। यह ट्रांजैक्शन सिंपल है, राधा ने पेंटिंग्स दी गैलरी में एग्जीबिशन के लिए, इस पूरे ट्रांजैक्शन में कोई जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन ही इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट में अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे लेक्चर में कोई डाउट होगा तो आप मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए ताकि मैं आपको और क्लैरिटी से बता सकूं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है हमारे डिस्कशन का वो है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए ए है
ए ने एक कार का इंश्योरेंस करवाया है एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? इंश्योरेंस का ट्रांजैक्शन। इंश्योरेंस के ट्रांजैक्शन में क्या हुआ होगा? ए ने बी को प्रीमियम पे किया है विथ जीएसटी। यहाँ पर जीएसटी लगे। बट सपोज कीजिए इस इंश्योरेंस कंपनी, यूजुअली बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज की आजकल ये पॉलिसी हो गई है कि अगर सपोज कीजिए कि आपने कोई क्लेम नहीं किया इस साल, आपको उस चीज का बोनस मिलेगा। पैसे देंगे देंगे नहीं वो, बट प्रीमियम में डिस्काउंट कर देंगे। तो सपोज करो कि पहले साल में आपको 20,000 की प्रीमियम लग रही थी और दूसरे साल में नो क्लेम बोनस जो है अट्रैक्ट हुआ और कंपनी ने, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसने आपसे 16,000 रुपए चार्ज की। तो यहाँ पे जो आपको बोनस मिला है एक तरह से 4,000 का, क्या वो कंसिडरेशन माना जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। और अगर कंसिडरेशन माना जाएगा तो जीएसटी लगेगा, बट कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा क्योंकि, ध्यान से सुनिएगा, कि मिस्टर ए जो है कॉन्ट्रैक्चुअली लायबल नहीं है, ऑब्लिगेटेड नहीं है कोई क्लेम ना करने के लिए। वो आज भी कभी भी उठकर बोनस इंश्योरेंस का क्लेम ले सकते हैं, करेक्ट? तो इंश्योरेंस का क्लेम ना लेना इज नॉट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ फॉरबेरेंस। क्योंकि यूजुअली क्या लगता है लोगों को कि अगर इन्होंने क्लेम नहीं लिया है इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ फॉरबेरेंस। नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है और ना ही मिस्टर ए इज ऑब्लिगेटेड कि मैं प्रीमियम भी दे रहा हूं और मैं क्लेम नहीं लूंगा, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन ए के ऊपर नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन है एक तरह का कि आपको इसे एक्ट ऑफ फॉरबेरेंस नहीं कंसिडर करना है। हेंस जो 4,000 का जो बोनस मिला है हमारे एग्जाम्पल में, नो क्लेम बोनस या फिर मैं कहूंगी डिस्काउंट मिला है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा और उसे हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। आई होप इसके साथ कंसिडरेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया है और आप लोग बहुत अच्छे से कंसिडरेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी आएगा आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। इस सीरीज को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आगे आपके लिए मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, कीप स्टडिंग, एग्जाम्स आर क्लोज। ठीक है, आप लोग डेफिनेटली क्लियर करेंगे। माय ऑल गुड विशेस आर विथ यू। टाटा, बाय।